नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुबैरा खान। अब से कुछ देर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का काउंटडाउन शुरू होने वाला है, क्योंकि चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के लिए रेड कार्पेट बिछ चुका है। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी तियानजिन पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी का 7 वर्ष बाद ये चीन दौरा होगा, यानी गलवान झड़प के बाद पीएम मोदी का ये पहला चीन दौरा है। ऐसी उम्मीद है कि पीएम के इस दौरे से एससीओ के मंच से, जहां जिनपिंग के साथ पुतिन भी मौजूद होंगे, अमेरिकी दादागिरी के अंत की शुरुआत होगी। ऐसे में दुनिया की नजर चीन पर टिकी है। तीनों महाशक्तियों के एक साथ आने से ट्रंप के साथ नेटो देशों में भी बेचैनी है। जाहिर है अगले 2 दिन में एससीओ के मंच पर नए गठजोड़ बनने तय हैं और इस दौरान दुनिया सबसे बड़ा पावर शो भी देखेगी। TV9 तियानजिन में हर खबर आपको पहुंचाने के लिए वहां मौजूद है। हमारे संवाददाता मनीष झा खुद तियानजिन में इस वक्त मौजूद हैं। वो वहां से हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे एससीओ समिट में लगातार रिपोर्ट करेंगे। एससीओ समिट से हर बड़ी खबर और छोटी खबर आपको हम दिखाएंगे। लेकिन कुछ देर में चीन के तियानजिन पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की है बड़ी खबर। एससीओ समिट के लिए जापान से चीन पहुंचेंगे। 2 दिन के जापान दौरे के बाद अब वो एससीओ के समिट के लिए रवाना हो चुके हैं। चीन के तियानजिन में होना है एससीओ समिट और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट है और इसमें शिरकत करने के लिए ही पहुंच रहे हैं चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 साल बाद चीन की यात्रा है। गलवान के बाद जिस तरह के संबंध भारत और चीन के बीच हो गए थे, पिछले साल ब्रिक्स के साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी कजान में, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच रहे हैं, तियानजिन पहुंच रहे हैं। एससीओ समिट में भारत की शिरकत अहमियत रखती है, लेकिन एससीओ समिट के अलावा उसके साइडलाइंस पर भी कई अहम मुलाकातें होनी हैं, बायलैटरल्स होने हैं। कल तियानजिन में पीएम मोदी की अहम मीटिंग है। कल पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी। द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। टैरिफ, ट्रेड समेत सीमा विवाद पर बातचीत हो सकती है, यानी वो तमाम अहम मुद्दे जो इस वक्त भारत और चीन के बीच में अहम मुद्दे हैं उन पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन टैरिफ जिस तरह से अमेरिका ने लगाया है, इसके अलावा जो भारत और चीन का ट्रेड है, इन तमाम मुद्दों पर भी बात होगी। साथ ही जो सीमा पर विवाद है उसको लेकर भी यहाँ आगे और बातचीत हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये अहम मुलाकात कल होनी है। इस पर भारत की तो नजर है ही, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया की नजर भी है। 1 सितंबर तक ये एससीओ समिट चलनी है। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात भी होगी। एससीओ समिट में एक मंच पर दिखेंगे मोदी, पुतिन और जिनपिंग। भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। तो प्रधानमंत्री की पुतिन से मुलाकात होनी है, शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है। तीनों एक ही मंच पर दिखाई देंगे, यानी भारत, चीन और रूस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब मुलाकात होगी तो ये भी कहा जा रहा है कि त्रिपक्षीय मुलाकात भी हो सकती है, जिसमें शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहें एससीओ समिट से। लेकिन एक और बड़ी खबर ये कि एससीओ समिट के जरिए अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। जिनपिंग अमेरिका विरोधी एक नया मॉडल पेश कर सकते हैं। मोदी, पुतिन समेत 20 वर्ल्ड लीडर शामिल होंगे एससीओ समिट में। ये दिखाने की भी कोशिश है एससीओ समिट के जरिए भी, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त ट्रंप की नीतियों की वजह से, ट्रंप के टैरिफ की वजह से दुनिया में लगे हैं, उसकी वजह से दुनिया का व्यापार प्रभावित है और चीन की तरफ से भी एक बड़ी कोशिश हो सकती है कि किस तरह से एक नए विकल्प के बारे में सोचा जाए, और उसको लेकर भी चर्चा और बातचीत हो सकती है यहां पर। तो तियानजिन से क्या ट्रंप को लगेगा झटका? ट्रंप नीति, देखिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। हम लगातार एससीओ समिट पर आपको हर बड़ी खबर बताएंगे, हर अहम खबर आपको एससीओ समिट से हम बताने वाले हैं, क्योंकि तियानजिन में ही TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमान बाहर से भी जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस पर चर्चा होगी, भारत की विदेश नीति पर चर्चा होगी, और किस तरह से जो चुनौतियां हैं भारत के सामने उसका सामना करने के लिए एससीओ समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो क्या विकल्प भारत के सामने हैं और किस तरह से उन्हें भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। हमारे साथ तियानजिन से ही TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, भारत की नज़र टिकी हुई है एससीओ समिट पर, आप तियानजिन में ही मौजूद हैं। आपके पास मैं आऊंगी और आपसे जानेंगे हम कि
क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से भारत के लिए तियानजिन में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे एससीओ समिट के दौरान, और जो बायलैटरल्स उनके होंगे उसके दौरान क्या फोकस पॉइंट रहने वाला है, उसकी मैं आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन फिलहाल हम पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि तियानजिन से ट्रंप को झटका लग सकता है। एक्सक्लूसिव और इनसाइड रिपोर्ट हमारे पास है जो हम आपको बताने वाले हैं। वैकल्पिक वर्ल्ड ऑर्डर की रूपरेखा पेश कर सकता है चीन, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त दुनिया में बने हैं उसमें एक वैकल्पिक वर्ल्ड ऑर्डर की बात लगातार हो रही है। वैकल्पिक व्यवस्था अमेरिकी नेतृत्व से 100% अलग होगी, ऐसा किया जा सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। वॉशिंगटन की नीतियों खासकर टैरिफ वॉर की काट खोजेंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो सबको प्रभावित कर रहा है। अमेरिका को संदेश देने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास भी संभव है, इस पर भी सहमति बन सकती है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। आरआईसी नेतृत्व वाली दुनिया अमेरिका और यूरोप से पूरी तरह अलग होगी, यानी एक अलग विकल्प, एक अलग तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात यहां हो सकती है। व्यापार और यात्रा संबंध एक बार फिर से शुरू करने पर सहमति बनेगी। रेयर अर्थ उर्वरक और मशीनरी पर, रेयर अर्थ मेटल्स उर्वरक और मशीनरी पर कई अहम समझौते होंगे भारत और चीन के बीच। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने साझेदारी में जो देशों को बड़ा झटका दिया है उसको लेकर फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा गया है कि ये वो तमाम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जिनके बारे में यहाँ पर तब जबकि ये अहम वर्ल्ड लीडर्स जुट रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो इन पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, हमने बताया कि किस तरह से वर्ल्ड मीडिया में इस वक्त और पूरी दुनिया में भी इस समिट को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। खासतौर पर बैकग्राउंड तब है जबकि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से लगातार टैरिफ वॉर शुरू किया गया और दुनिया उससे इस वक्त परेशान है। ऐसे में एससीओ समिट की अहमियत और कैसे बढ़ जाती है, भारत के लिए भी, चीन के लिए भी, रूस के लिए भी? देखिए, इस वक्त मैं तियानजिन में ठीक उसी होटल में मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आने वाले हैं, और जाहिर है कि इसकी वजह से चीन के जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने इस पूरे होटल को और आसपास के पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में रख लिया है। हम एक खास जगह पर यहां पर हमें रहने के लिए कहा गया है, जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो हम वो तस्वीर दिखा सकें। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया की राजनीति, मीडिया और जो थिंक टैंक के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सबकी नज़र इस वक्त चीन के तियानजिन में है एससीओ सम्मेलन को लेकर, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि अभी जो वैश्विक परिदृश्य है उसकी वजह से एससीओ समिट की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की बहुत सी मीडिया बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जानबूझकर दे रही है जिससे भारत को लेकर एक अलग किस्म की राय दुनिया भर में बने, लेकिन हकीकत कुछ और है, और टीवी 9 उसी हकीकत को बताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो पहली बात यह है कि कोई त्रिस्तरीय मीटिंग नहीं होगी, यानी प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति अलग से कोई मीटिंग नहीं करेंगे। ये मैं टॉप लेवल सोर्सेज के हवाले से ये बात बहुत पुख्ता तौर पर बता रहा हूं अपने दर्शकों तक कि कहीं कोई आरआईसी की बैठक नहीं होगी, यानी रूस, इंडिया, चाइना की बैठक नहीं होगी, मोदी, पुतिन, जिनपिंग की बैठक नहीं होगी। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं, और एससीओ के 10 देश हैं। कभी वो इस साल वो चीन में हो रहा है, अगले साल दूसरे कंट्री में होगा, उसके अगले साल किसी दूसरे कंट्री में होगा। तो जहाँ जहाँ ये बैठक होती है प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं। याद करिए कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त ताशकंद में एससीओ की बैठक हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे को निश्चित तौर पर हकीकत यह है कि ये एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, और चूंकि जब आप एससीओ की बैठक में आते हैं तो जो मेजबान कंट्री है उसके राष्ट्राध्यक्ष के साथ बातचीत होती है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की यहाँ पर मीटिंग होगी। वो मीटिंग 20 मिनट चलेगी, चूंकि उसमें ट्रांसलेटर भी रहेंगे तो कुल मिलाकर वो 40 मिनट की मीटिंग होगी। लेकिन इस मीटिंग को इस रूप में अगर पश्चिमी देश की मीडिया और पश्चिमी देश के एक्सपर्ट्स जानबूझकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भारत चीन के पाले में चले गया है, तो ऐसी बात नहीं है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को आगे भी बरकरार रखेगा, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी उनके संबंध। ये सच है कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए जिसे अमेरिका के लोग ही कह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ी भरे फैसले हैं, लेकिन सिर्फ ट्रंप की बेवकूफ़ी और नासमझी की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं होंगे। उसको दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ
चीन भारत अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता है। कम से कम भारत ये बात बखूबी समझता है। लेकिन चीन के साथ भारत के संबंध और बेहतर हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान के बाद ये 7 साल के बाद प्रधानमंत्री का दौरा है चीन का, तो भारत और चीन के संबंधों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है और वो कैसे भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, इसके बारे में तो बात होगी। इसके बारे में कुछ हो सकती है चर्चा यहाँ या नहीं होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल बात होगी। भारत और चीन के संबंधों की समीक्षा की जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में जब मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, उसके बाद से देखिए बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद से हमारे विदेश मंत्री चीन आए थे, हमारे एनएसए चीन आए थे, चीन के विदेश मंत्री आए, फिर उसके बाद चाहे WMCC लेवल की बातचीत हुई, SR लेवल की बातचीत हुई। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने को लेकर तमाम तरह के फैसले लिए। तो आगे सीमा पर किस तरह से शांति और स्थिरता बनाए रखे जा सकती है, और उसके बाद भारत और चीन के बीच जो आपसी व्यापार है उसमें किस तरीके से व्यापार का जो संतुलन है वो भी बिगड़ा हुआ है, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। और इन दोनों के अलावा बहुत से जो प्रैक्टिकल डिसीजन लिए जाने हैं, जैसे भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट कैसे होगी, कैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। जी मनीष, इन सब के बावजूद तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हैं और उन चिंताओं को भारत बखूबी चीन के सामने रखेगा। बात होगी, भारत अपनी चिंताओं को भी सामने रखेगा और आगे का रास्ता निकालने की चर्चा भी होगी जब दोनों के बीच मुलाकात होने वाली है, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। लेकिन हमारे साथ यहाँ मेहमान भी मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे भी इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रविंद्रनाथ सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले पिनाक सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो समिट है ये होती है, मगर अपने आप में क्या इस बार हम एक अलग नज़र से भी इसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक लंबे समय के बाद चीन जा रहे हैं। भारत और चीन के संबंध भी कजान के बाद से जो कोशिशें हुई हैं लगातार, किसी हद तक जो एक तनाव आ गया था उसे बहुत हद तक कम करने की कोशिश की गई है और हुआ है। अब यहाँ से आगे फॉरवर्ड मूविंग हम किस तरह से इसे और बेहतर कर सकते हैं, इस पर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। किधर जा सकते हैं भारत और चीन के रिश्ते जिससे कि भारत को और ज़्यादा फायदा हो उससे? मैं समझता हूँ कि जो अभी माहौल है भू राजनीति का, जो जिस पड़ाव पे हम आए हैं, क्योंकि जिसकी वजह ट्रंप है, उनकी टैरिफ वॉर है, तो एक तो मतलब जो बदलाव जो आ रहा है वो ये सब उसी का नतीजा है। पर SCO का जो समिट है उसको किसी नॉर्मल टाइम में तो हम इतना मतलब फोकस शायद ना होता, क्योंकि ये बदलाव आ गया है, टैरिफ वॉर चल रहा है, इसलिए SCO पे नज़र सब ने रखा हुआ है। क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन इंडिया चाइना का होना है या नहीं होना है, कितना होना है। रशिया के साथ तो इंडिया का जो संबंध है उसकी वजह से तो ट्रंप के जो चमचे हैं वो रोज़ ही गालियाँ निकालते हैं। तो ये माहौल है। तो नेचुरली इस माहौल में जितने भी थिंक टैंक्स हैं या जो ऑब्जर्वर्स हैं वो सब ये सोच रहे हैं कि ये SCO किस तरह से, मतलब SCO में क्या होगा, ये सबके दिमाग में है। पर मैं समझता हूँ कि SCO मेरे ख्याल में ट्रंप ने तो ब्रिक्स पे निशाना डाला था, SCO पे नहीं डाला था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया चाइना का जो एक नॉर्मलाइजेशन होने को जा रहा है, मैं समझता हूँ शायद होगा, किस हद तक होगा ये नहीं मालूम, पर इसमें चाइना की क्या नीतियाँ रहेंगी साउथ चाइना सी में, हमारे बॉर्डर्स पे, उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये अभी भी सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है। तो ये है सिचुएशन, पर थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि चाइना भी चाहेगा इंडिया को अपने साथ रखें। उधर ट्रंप ने क्योंकि इंडिया को धकेल दिया है, तो ये लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से इंडिया चाइना की तरफ झुक रहा है। पर इंडिया का ऐसा रुख नहीं है। इंडिया तो सबकी तरफ ही
सबके साथ ही अच्छे यानी जिस तरह के हालात हैं उस वजह से खास तौर पर नजर इस वक्त है, और जाहिर सी बात है भारत और चीन के संबंधों में जिस तरह का बदलाव आ रहा है उस नज़र से भी इसको खास तौर से देखा जा रहा है। ये समिट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और क्योंकि यहाँ पर पुतिन भी होंगे, शी जिनपिंग भी होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा खास हो जाता है ये SCO समिट। लेकिन तियानजिन से क्या बदल सकता है वर्ल्ड ऑर्डर, ये बड़ा सवाल है। SCO समिट में एक मंच पर क्योंकि दिखने वाले हैं मोदी, पुतिन और जिनपिंग, भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में चर्चा हो रही है, जिसके बारे में अभी मनीष ने हमें बताया कि उन्हें हाई लेवल सोर्सेस से पता लगा है कि त्रिपक्षीय बातचीत नहीं होगी, यानी ट्राइलेटरल मीटिंग नहीं होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होनी है क्योंकि वो मेज़बान देश है चाइना, इसलिए ये अहम मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या SCO के मंच से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं एक मंच पर, क्योंकि मोदी, पुतिन और जिनपिंग हैं। SCO से ट्रंप को संदेश देने की कोशिश भी क्या होगी? ट्रंप टैरिफ के खिलाफ चीन में ये 3 जब महाशक्तियां इकट्ठी होंगी, क्योंकि ट्रंप टैरिफ एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरी दुनिया इस वक्त प्रभावित है। चीन प्रभावित है, भारत प्रभावित है, पुतिन जाहिर सी बात है उससे अलग तरह से प्रभावित है, उन पर जो सैंक्शंस लगे हैं। लेकिन अगर बदलता है ये वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो कैसे बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, क्या हो सकता है, इसके बारे में इस वक्त चर्चा हो रही है। टैरिफ के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाई जा सकती है। रूस का भी IRC यानी इंडिया रूस चीन मॉडल शुरू करने पर जोर है। दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी एक साथ अगर होंगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगे, लेकिन इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। SCO से ट्रंप के खिलाफ अगर एक मंच पर दिखाई देंगे तो क्या ये एक अहम पावर शो भी होगा? बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक गुट खड़ा किया जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? आपसी व्यापार और वैकल्पिक वित्तीय ढांचा मजबूत हो जाएगा इससे। ऊर्जा, तकनीक और सप्लाई चेन का एशियाई नेटवर्क बन सकता है अगर एक साथ आ जाएं ये 3 बड़ी शक्तियां। ग्लोबल साउथ से अमेरिका को अलग थलग करने की रणनीति भी हो सकती है। फिर लोकल करेंसी से पेमेंट सिस्टम विकसित कर डॉलर को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर भारत कई बार अपना पक्ष साफ कर चुका है कि अभी ऐसा कोई भारत की नीति नहीं है या भारत का ऐसा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है कि वो डॉलर को चुनौती दें। तब जब ब्रिक्स पर ट्रंप ने ये मुद्दा उठाया था और ट्रंप ने ये आशंका जाहिर की थी कि ये नीति है, उस पर भारत ने अपना पक्ष साफ किया था। RIC के पास 5G, AI और स्पेस डिफेंस में सहयोग की क्षमता भी है। अगर साथ आते हैं तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अहम सहयोग किया जा सकता है और क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ट्रंप टैरिफ के बीच SCO समिट हो रही है, इसके मायने क्या हैं और क्यों सबकी नज़र इस वक्त SCO समिट पर खास तौर पर है? क्योंकि अमेरिका के खिलाफ एकजुट मोर्चा दिखाई देगा। डॉलर अमेरिकी बाजार का विकल्प हो सकता है और उसके बारे में एक विकल्प खड़ा किया जा सकता है। भारत चीन रिश्तों का ग्राउंड टेस्ट भी होगा, यानी भारत और चीन के रिश्ते किस हद तक नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो पॉइंट्स हैं जिन पर भारत को आपत्ति है, जो भारत के डाउट्स हैं, उनको किस हद तक साफ किया जा सकता है और कैसे भारत और चीन के संबंधों को और बेहतर किया जा सकता है। SCO समिट पर क्या ट्रंप की भी नज़र है? SCO समिट पर क्या अमेरिका की भी नज़र है? ट्रंप SCO को अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाला मंच क्या मानेंगे? वो ब्रिक्स को ऐसा मानते हैं तो क्या SCO को भी वो ऐसा मानेंगे? भारत, चीन, रूस का एक साथ आना अमेरिका के खिलाफ क्या एक अहम और साफ संकेत है? ग्लोबल साउथ की टैरिफ टेरर को कमज़ोर करने की भी क्या एक कोशिश यहाँ से बन सकती है? उसको लेकर क्या सहमति बन सकती है? हमारे साथ रॉबिन सर मौजूद हैं। सर, ये जो बार बार बात हो रही है कि SCO पर नज़र तो सबकी है, लेकिन यहाँ से क्या हो सकता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त फ्लक्स में है, वॉलेटाइल सिचुएशन है, फ्लूइड सिचुएशन है, हालात कोई एक जगह नहीं दिखाई दे रहा है। हर कोई अपने जो समीकरण है उसको देख रहा है, तलाश रहा है कि क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो क्या ये एक विकल्प हो सकता है जिस पर कोई सहमति बने, जिस पर आगे बढ़ने की बातचीत हो? एब्सोल्युटली करेक्टली सेड। मेरा यह मानना है कि जब से कोविड खत्म हुआ तब दुनिया एक तरह से रीस्टार्ट कर रही थी। ध्यान है, पूरी दुनिया रुक गई थी, रीबूट कर रही थी, नए विचार आ रहे थे। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर आए तो जियोपॉलिटिकल रिफ्ट हो गया। इस समय एक न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बन रहा है, ये मैट्रिक्स, ऑर्डर नहीं, मैट्रिक्स है। सब अलग अलग नोड्स हैं, पॉइंट्स हैं, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कुछ कम। एग्जैक्टली एज यू सेइंग, वॉलेटाइल, चर्न, ये चल रहा था। ये न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस समय, 1। और सेकंड, इस समय ये जो SCO की मीटिंग है, जैसे पिनाक सर बता रहे थे, एंड आप ऑल्सो सेइंग
एंड मनीष वाज सेइंग ये कोइंसिडेंटल एक तरह से हर साल होती है, पहले ध्यान नहीं दिया जाता था या जितना भी था, इस बार ये हो रही है और हो भी चाइना में रही है, और इस समय हो रही है जब ट्रंप अभी नए नए बने हैं। ये पहली बार हो रही है एससीओ समिट ट्रंप की प्रेसिडेंसी में, और ट्रंप के टैरिफ हैं। तो यहाँ पर जो ये डिस्कशंस होंगी बहुत ही आई थिंक कीन आई से देखी जाएंगी, जैसे हम सब कह रहे हैं। एक और बात छोटा सा, ये जो हम रशिया चाइना इंडिया का ट्रायलैटरल का ये तो नोशनल कॉन्सेप्ट है, जैसे आप भी कह रही थी। मेरी सबमिशन ये कि इन टर्म्स को अगर हम यूज़ करें ना, हम यूज़ करें IRC, आपका भी आई थिंक एक आध बार आप लोग भी IRC कह रहे हैं, इंडिया रशिया चाइना, नरेटिव की पावर होती है। तो RIC की जगह अगर हम IRC यूज़ करें तो अगर कभी बनता है, जब भी बनता है, तो हमारा नरेटिव इंडिया फर्स्ट की तरह से रहना चाहिए। अब जहां तक बात रही कि यहां से क्या निकलेगा, देखिए एक तरफ से अगर हम देखें चाइना और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिग पिक्चर जो हम कहते हैं सेम है जी। शी जिनपिंग जब से पावर में आया है वो बार बार कहता है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। वो उसने चाइना की फॉरेन पॉलिसी का टेम्पर बना रखा है। असलियत क्या है, बात अलग है। ये वही 5 प्रिंसिपल्स हैं जो भारत के साथ डिस्कस हुए थे चाओ और नेहरू के बीच में, जिनको हम कहते हैं पंचशील। बात में हमसे दगा हुआ वो बात अलग है, बट उन प्रिंसिपल्स को हम एब्सोल्युटली ऑल्सो एग्री करते हैं। ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं कोएग्जिस्टेंस के, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरी इत्यादि इत्यादि 5 पॉइंट्स हैं। तो अगर हम दोनों देश, और ये ग्लोबल विजन हो, देखिए इस समय उस पर अगर हमारी एक सहमति बनती है तो वहां से पॉजिटिव हम आगे बढ़ सकते हैं। सर वापस आऊंगी आपके पास, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूं, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि एससीओ समिट से पहले टैरिफ पर ट्रंप को झटका लगा है। टैरिफ पर अमेरिकी फेडरल अपील कोर्ट से ट्रंप को फटकार लगी है। ट्रंप को दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है, ये कहा है फेडरल कोर्ट ने। ट्रंप ने आपातकालीन शक्ति का भी गलत इस्तेमाल किया, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की खातिर टैरिफ लगाने के फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन फेडरल कोर्ट ने तो फटकार लगाई है। कहा है कि जो कर रहे हैं ट्रंप वो ठीक नहीं है, उसका उन्हें पास अधिकार भी नहीं है, लेकिन बरकरार रखा है। टैरिफ पर ट्रंप को ये महा झटका है। क्या है इसके मायने समझिए। टैरिफ को लेकर ट्रंप अमेरिका में घिरे गए हैं। अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने फैसले पर सवाल उठाया है, वो फैसला जो ट्रंप लगातार लेते रहे हैं टैरिफ को लेकर। ट्रंप को टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है, कहा है फेडरल कोर्ट ने। दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं डोनाल्ड ट्रंप को। आपातकालीन शक्ति का ट्रंप ने गलत इस्तेमाल किया, यानी उनके पास जो आपातकालीन शक्ति है उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की खातिर टैरिफ को, लेकिन बरकरार रखा है, यानी उसको हटाया नहीं है। जजों ने 7-4 के बहुमत से ट्रंप पर सुनाया है ये फैसला। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसे बदला नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा है कि ट्रंप अपने पास जो उनके पास अधिकार हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि कोर्ट की फटकार के बाद ट्रंप ने जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा कि आखिर अमेरिका की जीत होगी। टैरिफ हटाना देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी। अगर इसे हटाया जाता है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। तो टैरिफ पर लगी फटकार पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया है, सुनिए और समझिए। अदालत ने गलत तरीके से कहा है कि टैरिफ हटना चाहिए, यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि टैरिफ हटना चाहिए। अगर अदालत ये कह रही है तो वो सही नहीं है। कभी टैरिफ हटा तो अमेरिका के लिए आपदा जैसा होगा। व्यापार घाटा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अमेरिका, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आखिर में जीत अमेरिका की ही होगी। नासमझ नेताओं ने टैरिफ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने दिया है। हम टैरिफ का इस्तेमाल अपने हित के लिए करेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप का लगातार स्टैंड है कि वो टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका के हित में है। इससे पहले जो टैरिफ लगाए गए थे वो अमेरिका के हित में नहीं थे। यही एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है। अमेरिका को फिर से समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। हमारे साथ मनीष बने हुए हैं लगातार। मनीष, आप त्यांजन में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी पहुंचने वाले हैं, तो उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर फेडरल कोर्ट से ऑब्जर्वेशन आया है, ये क्या दर्शाता है? जाहिर सी बात है हटाया नहीं है, 7-4 से फैसला बरकरार रखा गया है टैरिफ को भी, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये क्या बता रही हैं कि अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर बहुत सी अलग अलग वॉइसेस हैं, और क्या ये आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? एक बात तो तय है कि राष्ट्रपति ट्रंप सोच रहे होंगे कि काश उनके पास भी वैसी अदालतें होती जैसा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास है, यानी कि जो जिनपिंग और उनकी सरकार सोचती है अदालत भी उसी पर मुहर लगाती है, जिसको चाहती है उसको फांसी दे सकती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, और यही डेमोक्रेसी है, यही भारत में भी है, और यही भारत और अमेरिका जैसे दूसरे लोकतांत्रिक देशों में है। जिस बात को ट्रंप भूल गए हैं,
ट्रंप एक बार व्हाइट हाउस में जाने के बाद उनको लगता है कि वो जो फैसला लेंगे वही सही होगा। वो भूल जा रहे हैं कि उसी अमेरिकी संविधान में, जिस संविधान ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया है, उसी अमेरिकी संविधान में अमेरिका में संसद है, न्यायपालिका है, प्रेस है, तो दूसरे और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो सब भी सोचते हैं और वो सब भी देश के बारे में सोचते हैं। और उनमें से ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर संस्थाओं का ये मानना है कि भारत जैसे मुल्क के साथ अमेरिका की दोस्ती अमेरिका के हित में है। ऐसे में अगर कोई सन की बड़ा फैसला प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं तो ये अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा। भारत के लिए तो जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा। अब रही बात एससीओ की, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी एक्सपर्ट भी लगातार ये बात कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक भारी गलती की थी। उन्होंने रूस को इतना पुश किया कि रूस और चीन आज एक मजबूत दीवार बनकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। रूस और चीन चाहते हैं कि भारत उनके साथ खड़े हो जाए और फिर अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर वो दुनिया के सामने आए। लेकिन भारत की सोच अलग है। भारत उस नज़रिए से नहीं सोचता है या नहीं देखता है जैसा अमेरिका सोचता है कि आइदर यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट विथ मी। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत का ये मानना है कि हम सभी मुल्कों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो भी सहयोगी हैं, हमने ज़रूरत पड़ने पर रूस का साथ नहीं छोड़ा, ईरान का साथ नहीं छोड़ा, नॉर्थ कोरिया से भी हम बात करते रहे जबकि अमेरिका ने दबाव डाला था। ठीक उसी तरह हम चीन आए हैं एससीओ में भाग लेने के लिए। चीन के राष्ट्रपति से हम बात कर रहे हैं क्योंकि लेकिन क्या मनीष, ये नहीं कि हमें व्हाइट हाउस को कोई मैसेज देना है। ठीक है, मैसेज नहीं देना है, लेकिन भारत के हित में क्या है ये तो भारत की चिंता है और भारत को उस दिशा में आगे बढ़ना है। पिनाक सर, ये एक अहम सवाल है कि भारत का ये स्टांस है, हमेशा से रहा है कि हम अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति के तहत आगे बढ़ेंगे। हमें अमेरिका के साथ जो संबंध रखने हैं हम रखेंगे, हमें रूस के साथ जो संबंध रखने हैं हम वो रखेंगे और हम चीन के साथ जैसा संबंध रखना चाहते हैं रखेंगे। लेकिन जो ये इस वक्त दुनिया में हो रहा है, इसमें भारत के लिए क्या फ़ायदेमंद है? क्या हमें अपने स्टांस में कोई बदलाव करना चाहिए या जो हमारा स्टांस है वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, इमीडिएट जो चैलेंज मैं देखता हूँ वो है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स अभी हिट करेंगे, जो मतलब अमेरिका के एक्सपोर्ट्स, आज ही मेरे ख्याल एक और न्यूज़ आया है कि जो हमारे श्रिम्प्स एक्सपोर्ट्स हैं वो जो हाई सीज़ पे कई हज़ार टन के करीब, उसको जो अमेरिकन इंपोर्टर हैं वो अब कह रहे हैं कि हम इसको नहीं ले सकते, या तो आप 50% ड्यूटी हमको दीजिए या फिर इसको आप वापस ले लीजिए। तो इस तरह की बातें और भी होंगी। हमारे जो हाई सीज़ पे एक्सपोर्ट्स हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और उस सेक्टर्स जो हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो पहला जो मेजर जो स्टेप, पॉलिसी स्टेप लेना पड़ेगा वो है कि हम जिस एक्सपोर्ट को हम खो रहे हैं अमेरिकन मार्केट को, उसको किस तरह से किसी और तरफ और जगह रिप्लेस किया। कैसे हम फॉरेन जो इमीडिएट हमारे सामने चुनौती है उससे हम कैसे निपटें, जो हमारा एक्सपोर्ट है उसकी चुनौती को सबसे पहले कैसे निपटना है। सर वापस आएंगे अगले पॉइंट पे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ये कि पीएम मोदी के दौरे की चीन में बहुत चर्चा हो रही है। ग्लोबल टाइम्स में संपादकीय लिखा गया है, दोस्तों से दुश्मनों जैसा अमेरिका का व्यवहार, यानी भारत के लिए कहा गया। भारत और चीन वैश्विक विकास के दो इंजन हैं। पीएम मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक है। तो ग्लोबल टाइम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से पहले ये चर्चा हो रही है कि कैसे ये ऐतिहासिक दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के दौरे की चीन में कैसी चर्चा है वो हम आपको बता रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने दौरे पर एक संपादकीय लिखा है, भारत और चीन वैश्विक विकास के इंजन हैं। सीमा विवाद सुलझाने पर भारत और चीन सहमत हैं। इसके अलावा अमेरिका का दोस्तों के साथ, यानी भारत दोस्त है, दोस्तों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार है। दोस्त यानी भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती है, दोस्त कहकर जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो दुश्मनों जैसा है। मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक है, कहा है ग्लोबल टाइम्स ने। चीन और भारत के संबंध लगातार सुधर रहे हैं और सहमति बन रही है। अमेरिका इतिहास से सीखे, सही से काम करे। अमेरिका एशियाई देशों में टाइफोन की तैनाती ना करे। तो देखिए, जो अमेरिका चुनौती दे रहा है उसके बारे में भी बात की गई है ग्लोबल टाइम्स में। लेकिन पीएम मोदी के दौरे पर क्या कह रहा है चीन का मीडिया, जानिए। चीन और भारत का मेलजोल वैश्विक परिस्थितियों के लिए बहुत अहम है, ये कहा है चाइना डेली ने। इसके अलावा अमेरिका और चीन दोनों को साधने की कोशिश कर रहा है भारत, ये कहा है शिन्हुआ ने। इसके अलावा ये भी कि अमेरिका की ओर झुकाव वाली नीति संतुलित करने की कोशिश है, ये कहा गया है गुआंचा की तरफ से। तो अब जो चीनी मीडिया है उसमें चर्चा हो रही है, ये बात हो रही है कि कैसे अमेरिका की ओर झुकाव वाली नीति को संतुलित करने की कोशिश है और इस वजह से ये जो एससीओ समिट में शिरकत है उसकी अहमियत और ज़्यादा है। रॉबिन सर, क्या आप मानते हैं कि
ये है एक कोशिश भारत की, क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ पिछले कुछ समय के दौरान हमारी दोस्ती ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमें संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल है, और इसमें मल्टीपल चीज़ें प्ले आउट हो रही है। देखिए, चाइना एक तरफ से तो कहीं सही बात कर रहा है हमारे फेवर भी, तो हम कहेंगे थैंक यू चाइना, पर चाइना थोड़ी सी आग में घी भी तो डाल रहा है ना। चाइना का ये भी इंटरेस्ट है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने क्लोजर ना होते जाएं, बट एट द सेम टाइम चाइना खुद भी देख रहा है जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है कि उसको भी शायद फायदा है भारत से फिलहाल के लिए चाहे। तो इस समय जो होता दिख रहा है, मुझे दिख रहा है इंच बाय इंच हम हर मुद्दों पे, बाउंड्री के मुद्दे को लेकर के, ट्रेड के मुद्दे को, हमारी कंप्लेंट्स हैं चाइना की मार्केट हमारे लिए खुली नहीं है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं हमारे माल के लिए, राइट, वो खुले। अब जैसे मनीष भी बता रहे थे, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बढ़े। भारत ने पहली बार चाइनीज टूरिस्ट को वीजा देना ओपन कर दिया 1 महीने पहले। 5 साल से बंद था, कोई चाइनीज टूरिस्ट नहीं आ सकता था, अब हमने खोला है। तो इस तरह से बेबी स्टेप्स होंगे दोनों देशों के बीच में ना। एससीओ समिट से जो निकल के आएगा बार बार जो हो रहा है, देखिए दुनिया का इस समय नया सॉफ्टवेयर बन रहा है, मैं उस एंगल से देखता हूं। इस समय जो विचार रखे जाएंगे, जो नैरेटिव पावरफुल हो जाएंगे, जो नैरेटिव डोमिनेंट हो जाएंगे, राइट, जैसे जो भी थिंक टैंक्स कह रहे हैं या शिन्हुआ कह रहा है या आप कह रही हैं दुनिया में, वो होपफुली आगे की दुनिया को शेप करेंगे। तो इस समय जैसे मोदी जी ने भी कहा, आई थिंक जापान में, कि हम इस समय जो बातें करेंगे, जो प्रिंसिपल्स, जो वैल्यूज ला करके रखें, उनको दुनिया के ऑर्डर में डालें। और बाय द वे होगा क्या, अभी जो एससीओ समिट का स्टेटमेंट निकलेगा, 20 दिन बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो होगा ट्रंप की ओपनिंग स्पीच। ट्रंप को पहली बार मौका मिलेगा पूरी वर्ल्ड लीडर्स को एड्रेस करने का, दुनिया को, तब वो अपना विजन डालेगा दुनिया का कि मैं तो सोलर सिस्टम का सन हूं। जी हाँ पिनाक सर, लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि हमारे सामने, भारत के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि अमेरिका की टैरिफ नीति की वजह से हमारे घरेलू जो एक्सपोर्ट है और जो घरेलू बाजार है, नौकरियां हैं, उन पर जो फ़र्क पड़ने वाला है, उसको हम कैसे काउंटर करें या उसको हम कैसे डैमेज को कम से कम कर सके। सर, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। एक बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं कि क्या चीन वो विकल्प हो सकता है। भारत, चीन और रूस साथ आए तो हथियार बाजार में एक बड़ा उलटफेर तय है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा पड़ सकता है कमजोर, क्योंकि ये तीनों शक्तियां एक साथ आ जाएंगी। नई तकनीक और सस्ती सप्लाई से छोटे देशों को नया विकल्प मिल जाएगा। दुनिया में हथियार संतुलन में एशिया का पलड़ा फिर भारी हो जाएगा। तो अगर साथ आते हैं तो वो एक बहुत से ऐसे पक्ष हैं जिनको बहुत फायदा पहुंच सकता है, लेकिन क्या ऐसा होगा और इसके रास्ते में रुकावटें क्या क्या हैं? क्या अमेरिका के हथियार मार्केट को भारत, रूस और चीन चुनौती देंगे अगर साथ आते हैं तो, और ये बड़ी चुनौती हो सकती है क्या? मजबूत पक्ष क्या है अगर ऐसा होता है तो? हथियार एक्सपोर्ट का पारंपरिक पावर है, ये दशकों से दुनिया का टॉप हथियार सप्लायर है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में सप्लाई है। कमज़ोर पक्ष क्या है लेकिन अगर साथ आते हैं तो? वो ये कि युद्ध की वजह से डिफेंस इंडस्ट्री पर दबाव बहुत ज़्यादा है। वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद डिफेंस इंडस्ट्री प्रभावित है, खासतौर पर रूस की। लेकिन चीन का मजबूत पक्ष क्या है समझिए। तेजी से उभरता हुआ हथियार सप्लायर है चीन, दुनिया का चौथा बड़ा हथियार निर्यातक है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में सप्लाई करता है हथियार। चीन का कमजोर पक्ष यह है कि युद्ध भूमि में परीक्षण नहीं किया है उसने, यानी युद्ध नहीं लड़े हैं, तकनीक पर उसे कम भरोसा है। भारत का मजबूत पक्ष क्या है? नया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना है भारत। भारत तेजी से अपने आप को इस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। सरकार डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का नारा जो दिया गया था उसके तहत बहुत काम हो रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट 7 साल में 10 गुना बढ़ा है। लगभग $2.5 बिलियन तक निर्यात कर रहा है भारत। छोटे हथियार, मिसाइल और रडार बेच रहा है। नेवल सिस्टम्स को भी बेच रहा है भारत। अफ्रीका और एशिया के कई देश खरीदार हैं भारत के हथियारों के। तो भारत, रूस, चीन तीनों साथ आए तो क्या और हो सकता है? जॉइंट प्रोडक्शन बढ़ेगा। हम वो तमाम जो इलाके हैं, वो तमाम क्षेत्र जिनमें सहयोग बढ़ता है, तो क्या हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ेगी साथ आते हैं तो। हथियारों की कीमत भी फिर कम होगी। बड़े बाजार में दबदबा भी कायम होगा। अमेरिका और यूरोप को चुनौती मिलेगी तीनों के साथ आने से। मनीष का सीधे रुख कर लेते हैं। मनीष, आप वहाँ मौजूद हैं। हम वो तमाम क्षेत्र जिनके बारे में बात की जा सकती है कि साथ अगर आते हैं रूस, चीन और भारत, सहयोग भी अगर बढ़ाते हैं कुछ क्षेत्रों में, तो कैसे फ़ायदा हो सकता है और कौन से वो क्षेत्र हो सकते हैं फोकस के जहाँ पर ये सहयोग बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इस दुनिया के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या है सप्लाई चेन का बरकरार रखना।
और सप्लाई चेन में रूस, चीन और भारत मिलकर एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कुछ सामान रूस के पास है, कच्चा माल रूस के पास है। भारत और चीन जैसे मुल्क कच्चा माल लेकर उसे प्रोसेस करके न केवल अपने यहाँ घरेलू ज़रूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर में पहुँचा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। रही बात हथियार को लेकर देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हम रूस से S-400 खरीदते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान उसी S-400 से हम चाइनीज़ हथियारों का खात्मा करते हैं, जो कि साफ तौर पर पूरी दुनिया ने देखा। तो ऐसी स्थिति में रूस और चीन भले दोस्त हो, लेकिन हम बिना किसी दया भाव के चीनी हथियारों को हमने बहुत निर्ममता के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान खत्म किया। तो ये एक हकीकत है। देखिए, SCO कुल मिला जुलाकर एक ऐसी खिचड़ी है जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें चीन भी है, और हम सारी बातें कर ले, लेकिन ये भी बात सच है कि हमारे सीमा विवाद हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, चीन के साथ है। जब तक सीमा विवाद का हल नहीं हो जाता है, तब तक अगर रूस और चीन ये सोचता है कि भारत उनके साथ खड़े हो जाए, अपनी सीमा से जुड़ी चिंताओं की अनदेखी करे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। रूस हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ये बात अमेरिका को भी, या अमेरिका में ज़्यादातर लोगों को एहसास है। लेकिन दूसरी बात यह है कि चीन की क्या भूमिका होगी। तो अच्छी बात यह है कि गलवान के समय के बाद से भारत ने पहले दिखाया कि जब ज़रूरत पड़ी तो हमने मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट किया, और फिर लेकिन हमने बातचीत भी जारी रखी और उसकी परिणति देखी। जब कजान में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग की बातचीत हुई थी, और वही इतिहास फिर दोहराया जाएगा। तो मनीष, कल मोदी चुनौतियां हैं SCO के सदस्यों के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, ये तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसको लेकर यहाँ क्या बातचीत संभव है और कैसे भारत आगे बढ़े, नेविगेट कैसे करे इसे, क्या भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पीएम मोदी के चीन दौरे पर दुनिया की नजर है। TV9 के पास SCO समिट की पूरी टाइमलाइन मौजूद है। हम आपको बता रहे हैं कि TV9 आपको बता रहा है हर बैठक की डिटेल जानकारी हम देंगे कि क्या कुछ SCO समिट में होने वाला है। हर बैठक की अहम जानकारी भी, SCO की चुनौतियों के बारे में भी हम बात करेंगे, और SCO समिट के दौरान क्या कुछ होगा वो भी जानिए। SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो आपको बता देते हैं। 31 अगस्त को पहुंच रहे हैं। 31 अगस्त को जो कार्यक्रम है उसमें सुबह 9:30 बजे शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक है उनकी, यानी कल। दोपहर 1:45 पर भारतीय मिशन के अधिकारियों से बातचीत होगी प्रधानमंत्री की। दोपहर 2:30 बजे म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री, और शाम 4:30 बजे फोटो सेशन है जिसमें जिनपिंग का संबोधन होगा। इसके बाद 1 सितंबर को सुबह 7:30 बजे SCO नेताओं की बैठक होगी और यहां पर भाषण भी होगा। सुबह 8:40 पर समझौता हस्ताक्षर समारोह है, यानी वो समझौता जो यहां से निकलकर सामने आएगा उस पर हस्ताक्षर होंगे, और सुबह 10 बजे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। तो ये पूरा टाइमलाइन है इस पूरे कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल क्या है वो हमने आपको बताया, लेकिन पिनाक सर, फिर वही बड़ी बात कि जो चुनौतियां हैं भारत और चीन के संबंधों में, उनको किनारे रखकर ही हम पहले भी अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। गलवान के बाद उनको वो पीछे चले गए थे, लेकिन अब वापस हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन चुनौतियों के बावजूद हम कैसे सहयोग आगे बढ़ा सकते हैं, और जो चुनौती हमें अमेरिका से मिल रही है उसका विकल्प क्या हम यहाँ चीन में ढूंढेंगे? देखिए, पूरा विकल्प तो नहीं हो सकता। हम तो नहीं चाहते हैं अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब हो। अब मिस्टर ट्रंप समझते हैं कि उन्होंने जो अमेरिका का इंटरेस्ट जो जिस तरह से वो देख रहे हैं कि मैं एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड टॉलरेट नहीं करूँगा, यानी आप अपना मार्केट खोलिए, हमें ज़्यादा आपके मार्केट में बेचने दीजिए। इसीलिए वो प्रेशर डाल रहे हैं एग्रीकल्चर, डेयरी और कई सेक्टर्स पर। चीन के साथ ऐसा है कि देखिए, एक बात पहले हमको समझ लेना चाहिए कि जो लोग समझ रहे हैं कि चीन और भारत का जो ये थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन हो रहा है कि ये ट्रंप की वजह से, वो गलत होगा। मेरे ख्याल में ये नॉर्मलाइजेशन जो है 5 साल पहले शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ से गलवान के बाद तो बातचीत बहुत सारी हुई, कितनी बार मीटिंग्स हुई, आर्मी की, फिर अपने ऑफिशियल्स की, फिर हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उनके जो वांगी यहाँ आए थे उनके साथ। खैर वो तो फिलहाल हुआ था, पर उससे पहले भी बहुत मीटिंग्स हुई हैं चाइना के साथ। और हमने एक ही बात चाइना को कहा कि बॉर्डर को आप पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है, तभी हमारे रिश्ते आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने 35 साल तक हमने ऐसे ही चलाया और हमारी मार्केट भी बढ़ी। इंडिया काफ़ी बड़ा इंपोर्टर है चाइना से, $100 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड है। तो
विकल्प हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जो हमें सेटबैक अमेरिका की तरफ से मिल रहा है। लेकिन रॉबिन सर, आपके मुताबिक व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? एससीओ समिट में आपको क्या लगता है जो एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हो सकती है? देखिए, हमारे लिए जो बड़ी उपलब्धि एससीओ में चाइना इंडिया बायलैटरल अगर हम बात करें केवल, तो ये है कि बॉर्डर सिचुएशन को लेके कुछ और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों, बॉर्डर की ट्रेड पोस्ट खुल रही हैं, राइट? तो कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें। इंडिया में बाय द वे चाइनीज एफडीआई हम रोके रहते हैं जी, तो क्या अब हम एफडीआई खोलें? बिकॉज हमें एफडीआई चाहिए विदाउट डाउट। और याद रखिए, अगर हम जो ये $100 बिलियन का डेफिसिट है चाइना से जो मशीनरीज खरीदते हैं, अगर हम वो मशीनरीज ना खरीदे तो हम बड़े बड़े हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोजेक्ट, टेलीकॉम प्रोजेक्ट सब रखे रह जाएंगे। तो हम भारत में बनाए बजाय चाइना से मंगाने के, या चाइना को कहें कि भारत में बनाए? बट कुछ समय के लिए, काफी समय के लिए हमें चाइनीज मशीनरीज चाहिए, नहीं तो हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लग पाएंगे दुनिया में कहीं और समय। ठीक है सर, तो हम अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी जो बायलैटरल होगी, यानी जो बातचीत होगी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच।